आज हम दोस्तों एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का आगे का पार्ट हम देखेंगे और इसके जो पार्ट चल रहा है इसके पीछे तक हम एल्कोहल और फिनॉल को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बचा हुआ भाग है ईथर। ईथर के बारे में पढ़ेंगे, ईथर की परिभाषा देखेंगे, ईथर के प्रकार देखेंगे, वह वर्गीकरण देखेंगे। इसके बाद में क्या देखेंगे, ईथर की विरंजन की अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, और उसके बाद में ईथर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखो, आप ध्यान से देखो, ईथर ईथर का मतलब क्या होता है। ईथर का मतलब होता है कि ऑक्सीजन परमाणु की हमेशा संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन परमाणु की एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं और एक यदि R से एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं, बना समूह एल्कोहल कहलाता है। यदि ऑक्सीजन परमाणु की एक संयोजकता यदि हम H से पूरी कर देते हैं और एक संयोजकता यदि बेंजीन या एरोमेटिक समूह से पूरी कर देते हैं, तो बना समूह कहलाता है फिनॉल। क्या कहलाता है, फिनॉल। अब तक पढ़ा हमने। और यदि इस ऑक्सीजन परमाणु की एक संयोजकता मतलब दोनों संयोजकता यदि एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं, तो बना समूह कहलाता है ईथर। क्या कहलाता है, ईथर। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ईथर का मतलब क्या होता है। तो लिखो, आप ईथर में लिखो, ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता एल्किल समूह है या एरिल समूह से पूरी कर दी जाए। या तो एल्किल समूह से पूरी कर सकते हैं या फिर किससे कर सकते हैं, बेंजीन समूह से पूरी कर सकते हैं, या एक एल्किल और एक बेंजीन समूह से पूरी कर सकते हैं। दोनों संयोजकता एल्किल या एरिल समूह से पूरी कर देते हैं, तो बनी संरचना ईथर कहलाता है। बनी संरचना ईथर कहलाता है। नीचे लिखो, ईथर एनहाइड्राइड, ईथर एनहाइड्राइड। देखो, एनहाइड्राइड का सूत्र ये होता है, ये एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड है, या एनहाइड्राइड या जल H2O का व्युत्पन्न होते हैं। नीचे हेडिंग डालो, ईथर के प्रकार। हेडिंग डालो आप, ईथर के प्रकार। ईथर 2 प्रकार के होते हैं। ईथर 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर पर लगाकर लिखो, सरल ईथर या सममित ईथर, या सममित ईथर, एक ही बात है। दूसरा लिखो, मिश्रित ईथर या असममित ईथर। आपने एक लिया सरल ईथर या सम्मित ईथर, दूसरे ईथर का नाम है मिश्रित या असम्मित ईथर। लिखो, सरल ईथर में, सरल ईथर हेडिंग डालो, सरल ईथर या सम्मित ईथर। लिखो, जब ऑक्सीजन परमाणु की, सामने देखो बोर्ड की तरफ, देखो एक कंडीशन है कि इस ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ R और R मान लेते हैं, एक समूह R और एक तरफ लिख लेते हैं R डैश। हमेशा ये एल्किल समूह में R और R डैश में यदि कार्बन परमाणु की संख्या समान होगी, जैसे मैं उदाहरण लिख दिया, यदि एक मेथिल समूह इस साइड में जुड़ा हुआ है तो दूसरी साइड में भी क्या जुड़ा हुआ हो, मेथिल समूह। यदि एक यहाँ पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या जुड़ा होना चाहिए, एथिल। कहने मतलब इस ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह यदि समान कार्बन परमाणु के होते हैं तो क्या कहलाता है, सरल ईथर या सम्मित ईथर। और इसमें क्या होगा, इस ऑक्सीजन परमाणु की एक संयोजकता मान लेते हैं एथिल समूह से पूरी होती है 2 कार्बन से, और एक कार्बन से पूरी होता है। बताओ, दोनों तरफ समान कार्बन परमाणु के एल्किल समूह नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मिश्रित या असम्मित ईथर। तो लिखो इसमें, सरल या सम्मित ईथर में जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता पर जुड़े हुए एल्किल समूह है, एक जैसे
या बराबर संख्या के कार्बन परमाणु के होते हैं सरल ईथर या सममित ईथर कहलाते हैं। सरल ईथर या सममित ईथर कहलाते हैं। ये उदाहरण उतार लेना। R और R' नीचे दो यदि मेथिल समूह जोड़ देते हैं, दो एथिल समूह जोड़ देते हैं या दो बेंजीन समूह C6H5। बात समझ में आएगी। C6H5 फेनिल समूह है, C6H5 जोड़ देते हैं। बराबर इस साइड फेनिल है तो इस साइड में भी क्या होना चाहिए, फेनिल होना चाहिए। उदाहरण उतार लो आप। ये उदाहरण उतारने के बाद में लिखो नंबर 2 हेडिंग डालो मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर। मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर परिभाषा लिखो। जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता पर जुड़े हुए एल्किल समूह है भिन्न भिन्न या असमान होते हैं, भिन्न भिन्न या असमान होते हैं, मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर कहलाता है। उदाहरण उतारो नीचे। देखो इस ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता पर यदि एथिल और एक पर क्या जोड़ देते हैं, मेथिल। यदि एक पर हम जोड़ देते हैं फेनिल, मान लेते हैं फेनिल, और एक पर जोड़ देते हैं मेथिल, या एक पर जोड़ देते हैं एथिल और एक पर जोड़ देते हैं, ये उदाहरण करने, एक पर जोड़ देते हैं फेनिल। तो ये उदाहरण तो मैंने बताए थे कि एक मेथिल और एक फेनिल समूह जोड़ते हैं, एनिसोल कहलाता है। एनिसोल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फेनिटोल कहलाता है। नाम लिखेंगे इसके बाद में, उतारो आप। ये हो गए ईथर के प्रकार। अब आप समझ जाओगे कि इस सम्मित ईथर क्या होता है और असम्मित ईथर क्या होता है, सरल ईथर क्या होता है या मिश्रित ईथर क्या होता है। उतार लिया। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हेडिंग डालो आप ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण। ईथर के नामकरण में लिखो आप। ईथर के नामकरण की दो विधियां होती है, एक तो होती है साधारण विधि और दूसरी होती है आयुपेशीय पद्धति। उतारो आप। इसके बाद में हेडिंग डालो साधारण पद्धति। अब आपके सामने यदि इस प्रकार से नाम लिखा हुआ है सरल ईथर और मिश्रित ईथर है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सरल ईथर क्या होता है और मिश्रित ईथर क्या होता है। सरल पद्धति में नाम लिखो। इसमें छोटा सा नियम लिखवा देता हूं मैं। लिखो ईथर का साधारण नाम लिखते समय, ईथर का साधारण नाम लिखते समय ऑक्सीजन परमाणु के बोर्ड की तरफ, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। तो यदि ये दोनों एल्किल समूह समान एक ही नाम के होते हैं, समान एक ही नाम के होते हैं, तो इनका नाम प्रतिस्थापित समूह के रूप में लिखकर, प्रतिस्थापित दोनों एल्किल समूह समान होते हैं तो समान एल्किल समूह के पहले डाई शब्द लगाकर, डाई शब्द लगाकर इस एल्किल समूह का नाम लिख देते हैं तथा अंत में ईथर शब्द जोड़ देते हैं। अर्थात एल्किल समूह समान होने पर इनका साधारण नाम डाई एल्किल ईथर लिखते हैं। शॉर्ट में समझा दिया मैंने कि नाम क्या लिख देते हैं, डाई एल्किल ईथर लिख देते हैं। उतार लिया। लेकिन
दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न जुड़े हुए होते हैं तो इनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखकर अंत में इथर जोड़ देते हैं। अर्थात यदि अंग्रेजी में एल्किल समूह पहले होगा तो उसका नाम एल्किल लिख देते हैं, अंग्रेजी में बाद में होगा तो उसका नाम क्या लिखेंगे, एल्किल। मतलब मेथिल है तो मेथिल, एथिल है तो एथिल। उदाहरण मैं बताऊंगा अभी। और लास्ट में क्या लिख देते हैं, इथर लिख देते हैं। अर्थात एल्किल एल्किल इथर नाम लिख देते हैं। तो दोस्तों आपको ये नियम समझ में आया होगा। अब हम करते हैं उदाहरण। अब हम क्या करते हैं, उदाहरण करते हैं। जैसे आ गया, मैं लिख दिया उदाहरण CH3O CH3। तो बताओ इस ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह समान है, तो बताओ डाई शब्द यूज में ले लेते हैं और एक नाम लिख देते हैं मेथिल। बताओ मेथिल और मेथिल कितने मेथिल है, 2 मेथिल है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। यदि मैं यहां पर जोड़ देता हूं CH3 CH2 तो बताओ इसका नाम क्या होगा, एथिल है। इस साइड में भी क्या एथिल, तो समान एल्किल समूह होने के कारण इसका कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, डाई एथिल ईथर। यदि मैं इस साइड में C6H5 जोड़ देता हूं तो बताओ ये फेनिल और ये भी क्या है, फेनिल। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई फेनिल ईथर। डाई फेनिल ईथर। उतारो आप। अब देखो हम दोनों एल्किल समूह अलग अलग है, ये मेथिल है और ये क्या है, एथिल। अलग अलग होने की वजह से एल्किल एल्किल इथर के रूप में नाम लिखते हैं। तो बताओ ये किससे स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है। भाई मैं इसका नाम पहले लिखता हूँ तो ये नाराज होता है, इसका लिखता हूँ तो ये नाराज होता है। तो इसका नाम पूछते हैं अंग्रेजी में, इसका नाम अंग्रेजी में होता है एथिल, ई से स्टार्ट होता है, और मेथिल एम से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों किसका नाम पहले आता है अंग्रेजी में, ई का, तो नाम क्या होगा, एथिल, मेथिल, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, इथर लगा देते हैं। इसी प्रकार देखो इस ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एक का नाम है फेनिल, पी से, और एक का नाम है एथिल, ई से स्टार्ट होता है। तो बताओ ई पहले आता है या पी, ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल फेनिल ईथर। एथिल फेनिल ईथर। ये होता है नामकरण की साधारण पद्धति कंप्लीट। अब हम इन्हीं नामों को आईयूपीएसी पद्धति में करते हैं। अब देखो हम करते हैं आईयूपीएसी पद्धति में ईथर का नामकरण। आईयूपीएसी पद्धति में ईथर का यदि नामकरण करते हैं तो देखो इस ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह है। अब ये एल्किल समूह छोटा भी हो सकता है और बराबर का भी हो सकता है, ये बात सही है भाई। ये 2 कार्बन का है तो ये कार्बन का भी हो सकता है, या दोनों एक कार्बन के हो सकते हैं। तो आपको उस स्थिति में याद करना है, समान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असमान हो, एक छोटा और एक बड़ा, तो कहने का मतलब है कि छोटे एल्किल समूह है और इस ऑक्सीजन परमाणु को सम्मिलित रूप से नाम देते हैं एल्कोक्सी। मतलब इस एल्किल समूह को बोलते हैं एल्किल प्रतिस्थापी के रूप में, और इसका नाम होता है ऑक्सी। तो बताओ नाम क्या हो गया, एल्कोक्सी। क्या हो गया, एल्कोक्सी। यदि मैं यहाँ पर मेथिल जोड़ देता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी। एथिल जोड़ता हूँ तो नाम क्या होगा, एथोक्सी। आइसोप्रोपिल जोड़ता हूँ तो नाम क्या होगा, आइसोप्रोपोक्सी। बात समझ में आ गई। अब नियम लिखो और जो बचा हुआ है उसका उसी हिसाब से नाम करके नंबरिंग देकर उसका हम क्या कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। श्रृंखला के हिसाब से क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं।
ठीक है, और इसको हम क्या क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी समूह मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी समूह है। तो लिखो नियम, इस पद्धति में ईथर का IUPAC नाम लिखते समय ऑक्सीजन परमाणु तथा छोटे एल्किल समूह है, ऑक्सीजन परमाणु तथा छोटे एल्किल समूह है को एल्कोक्सी प्रतिस्थापी के रूप में नाम लिखा जाता है। एल्कोक्सी प्रतिस्थापी समूह के रूप में नाम लिखा जाता है तथा इस ऑक्सीजन परमाणु से दूसरा एल्किल समूह है या बड़ा समूह है जुड़ा हुआ होता है तो उसका नाम ऑक्सीजन परमाणु की तरफ से नंबरिंग करते हुए उसका नाम लिख देते हैं, ये उतार लिया आपने। अब देखो उदाहरण, जैसे उदाहरण मैंने ये लिखा CH3O CH3, दूसरा उदाहरण लिखा CH3 CH2 CH2O और CH3। एक उदाहरण मैंने देखो, एक उदाहरण थोड़ी देर पहले आपने साधारण पद्धति में नाम लिखा, देखो ये देखो, इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसमें दो समान समूह है, बताओ सममित है, तो बताओ इसमें एक इस O और इस समूह का नाम क्या दे देते हैं, एल्कोक्सी, मतलब मेथिल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथोक्सी। क्या होगा, मेथोक्सी। और इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला, उसका नाम कार्बन श्रृंखला के हिसाब से लिखते हैं, तो बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला बन गई, एक की, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथोक्सी मेथेन, ये नाम हो गया। मेथेन क्यों लिखते हैं, एक ही कार्बन है, और एक कार्बन में हमेशा बंद कौन सा होता है, एकल बंद होता है, तो मैंने क्या दे दिया, मेथोक्सी मेथेन। ये नाम आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम दूसरा करते हैं, देखो बताओ, ये छोटे समूह है और मतलब छोटा मेथिल है और ये क्या है, प्रोपिल बड़ा है। छोटे समूह को प्रतिस्थापी समूह मान लेते हैं और नंबरिंग इस ऑक्सीजन परमाणु की तरफ से करते हैं इस श्रृंखला पर, और ये क्या हो गई, कार्बन श्रृंखला। क्या हो गई, कार्बन श्रृंखला। तो बताओ इसका नाम क्या है, मेथोक्सी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथोक्सी, 1 मेथोक्सी, 1 2 और 3 कार्बन परमाणु कहते हैं प्रोप, और बीच में एक कल बंद है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार देखो ये है, तो 2 समान कार्बन परमाणु है इसलिए एक को क्या मान लेते हैं ऑक्सीजन परमाणु के साथ, तो इसका नाम क्या हो गया, एथोक्सी। और 1 और 2 कार्बन की श्रृंखला हो गई तो इसका नाम क्या होगा, एथोक्सी एथेन। एन लगाते हैं क्यों, क्योंकि एक कल बंद है, तो इसका नाम क्या हो गया, एथोक्सी एथेन। अब देखो कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं दोस्तों आपके सामने। यह है C6H5 बीच में बंद OCH3। बताओ इस समूह का IUPAC में हम क्या मान लेते हैं, बेंजीन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बेंजीन। और बताओ इसका नाम क्या होगा, छोटा यही समूह है, देखो एक कार्बन का है तो इसका नाम क्या हो गया, मेथोक्सी बेंजीन। क्या हो गया, इसका नाम हो गया मेथोक्सी बेंजीन। बताओ इसका नाम देखो 2 कार्बन का है और ये बेंजीन है ही, तो इसका नाम क्या लिख देते हैं, एथोक्सी बेंजीन। एथोक्सी बेंजीन। और इसका मैंने साधारण नाम लिखाया हुआ है, आपको लिख लो यदि आपको नहीं समझ में आए तो, कि बेंजीन समूह पर यदि एक मेथिल समूह जोड़ देते हैं इसका नाम होता है एनिसोल, साधारण नाम होता है एनिसोल, और इसका साधारण नाम होता है फेनिटोल। क्या होता है, फेनिटोल।
अभिक्रिया में मैंने लिखवा दिया है फेनेटोल। ठीक है, अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। देखो इसका यदि हम आईयूपीएसी नाम करते हैं तो कैसे करते हैं। देखो 1 और 2, भाई एक तो छोटा समूह ये है, इस छोटे समूह को आप अलग कर लो, छोटा समूह है। इसके अलावा देखो कार्बन श्रृंखला है, लेकिन ये कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 1 और 2 और 3, लंबी से लंबी लेनी है तो नंबरिंग की साइड से करते हैं, 1 2 और 3 आएगा दूसरे पर ही, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथोक्सी। क्या हो गया, 2 मेथोक्सी। 1 2 और 3 बीच में बंद क्या है, एकल, तो नाम क्या हो गया, 2 मेथोक्सी प्रोपेन। यदि यहाँ पर द्विबंध होता तो यहाँ पर प्रोपिन लगा देते। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद में एक उदाहरण और है ताकि आप कंफ्यूज न हो। कम से कम 2 ऑक्सीजन परमाणु, 2 ईथर दिए हुए हैं, तो आप नाम कैसे लिखोगे। देखो ये छोटा समूह है इस साइड का, ये इस साइड का बड़ा समूह आ गया, इस साइड का ये क्या है, छोटा समूह है। तो बताओ, और बीच में क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, चाहे इस साइड से करो और चाहे इस साइड से करो। तो नाम क्या हो गया, एक तो पहले कार्बन पर मेथोक्सी है और एक दूसरे कार्बन पर क्या है, मेथोक्सी। तो हम क्या लिखते हैं, 1,2 डाई मेथोक्सी। बात समझ में आ गई। 2 प्रतिस्थापित समूह, तो नाम क्या हो गया, डाई मेथोक्सी। 1 और 2 के लिए क्या होता है, एथेन। बात समझ में आ गई। कैसा भी उदाहरण हो आप आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोस्तों एक उदाहरण और देखो आप, ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। पहले तो ये बताओ कि ये तो क्या है, चारों तरफ लटके हुए हैं, इसका मतलब ये क्या, प्रतिस्थापित समूह है, प्रतिस्थापित समूह है। और कार्बन श्रृंखला कितने की लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की है। अब आपके दिमाग में चलना है, कई बच्चों के दिमाग में ऐसे चल रहा है कि ये बेंजीन है, बेंजीन नहीं है। ये बेंजीन कब होता, जब इस प्रकार का एकांतरित क्रम में हम क्या जोड़ देते, द्विबंध जोड़ देते। यहाँ पर द्विबंध नहीं है, ये क्या है, एकल बंध है। तो ये चक्रीय संरचना तो है, चक्रीय के लगाते हैं साइक्लो, साइक्लो लगाते हैं, और साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अब दिमाग में ये आता है कि नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें। ये हो गए चारों तरफ लटके हुए प्रतिस्थापित समूह है। यदि यहाँ से करते हैं तो ये यहाँ से करें, यहाँ से करें, दिमाग में चलते हैं यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो उस साइड से करते हैं जिस साइड में प्रतिस्थापित समूह की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। क्या हो, ज़्यादा। देखो इस पर एक कार्बन परमाणु 2 मेथिल समूह है, तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब नाम देखो किसका लिखेंगे, एथोक्सी पहले आता है या मेथिल, एथोक्सी आता है। क्या आता है, एथोक्सी। तो नाम क्या लिखेंगे, बताओ नाम क्या लिखेंगे, लिखो, आप बताओ, सोच कर बताओ। तो अंग्रेजी में एथोक्सी पहले आता है और मेथिल कहाँ पर आता है, बाद में आता है। आपने सोच लिया। अब देखो लिखो क्या आएगा, 2 एथोक्सी 1,1 डाईमेथिल, डाईमेथिल। और बताओ 6 कार्बन की है, और चक्रीय संरचना क्या कहते हैं, साइक्लो। और लास्ट में क्या आएगा, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये आप उतारो, 2 एथोक्सी 1,1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार दोस्तों ईथर का नामकरण भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, उतार लो ये। अब हम बढ़ते हैं ईथर की विरंचन की अभिक्रिया, ईथर की विरंचन की अभिक्रिया। हेडिंग डालो आप, ईथर की विरंचन की अभिक्रिया। अब हम आगे टॉपिक डाल लिया होगा आपने, ईथर की विरंचन की अभिक्रिया। और 2 विरंचन की अभिक्रिया पढ़ेंगे, एक तो निर्जलीकरण की अभिक्रिया और दूसरा आएगा विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये दोनों अभिक्रिया मैंने पहले करवा दिया आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो हेडिंग डालो आप, निर्जलीकरण की अभिक्रिया। और निर्जलीकरण का मतलब होता है जल काणु बाहर निकालते हुए, और हमेशा निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसका निर्जलीकरण करते हैं, एल्कोहल का। लिखो, जब एल्कोहल ऐसे लिखो, जब एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, सांद्र
H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। चार सौ तेरह केल्विन ताप पर अभिक्रिया होती है तो ईथर का निर्माण होता है। मैंने बताई थी वहां पर, लेकिन 413 केल्विन से ताप को बढ़ाकर 443 केल्विन कर दिया जाए, 443 केल्विन कर दिया जाए तो एल्कोहल से एल्कीन प्राप्त हो जाती है। देखो बोर्ड की तरफ, ये बात तो हमेशा याद रखनी है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी तो जल कणु बाहर निकलेगा। अब ये कंडीशन कब होती है? देखो 413 केल्विन ताप कर देते हैं तो दो एल्किल समूह जुड़ जाते हैं, दो एल्किल समूह जुड़ जाते हैं और अभिक्रिया हो जाती है इस प्रकार की, ईथर का निर्माण हो जाता है। तो इसका नाम क्या? डाईएथिल ईथर, 413 केल्विन ताप पर। लेकिन इसी ताप को मैं बढ़ाकर 443 केल्विन कर देता हूं तो आपको याद होगा कि यहां से जल कणु बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलते हुए एथीन का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? एथीन का निर्माण कर देते हैं। और इसमें निकलेगा क्या? दोनों में निकलेगा जल का अणु। बाहर क्या निकलेगा? जल का अणु। उतारो आप। उतार लिया आपने? उतार लिया। अब जल कणु बाहर निकलता है, इसलिए इस विधि का नाम क्या हो गया? निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या हो गया? निर्जलीकरण अभिक्रिया। नीचे हेडिंग डालो, ईथर निर्जलीकरण की क्रिया विधि। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये यहां से लेकर यहां तक, इसके मैं क्रिया विधि बता रहा हूं आपको कि कैसे इसका निर्माण हुआ। तो निर्जलीकरण की क्रिया विधि हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर देखा था कि किस प्रकार से हम एथेन का एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में देखा था कि किस प्रकार से निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है। उसकी हम स्टेप बाय स्टेप क्या देखी थी? क्रिया विधि। उसी प्रकार हम देखते हैं नंबर फर्स्ट में क्या होता है? यहाँ पर सांद्र H2SO4 होता है। ये सांद्र H2SO4 क्या करता है? H+ और HSO4- आयनों में टूट जाता है, मतलब H+ आयनों में टूट जाता है। इसके बाद में देखो इस कंडीशन में हमेशा दो एल्किल एल्कोहल भाग लेंगे। इसमें पहला एल्किल एल्कोहल CH3 CH2O और H, एक एल्कोहल इस H+ आयनों के साथ क्रिया कर लेता है और प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण कर लेता है। मैंने बताई थी वहाँ पर, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप इसमें लिखो, सबसे पहले H2SO4 H+ और HSO4- आयनों में टूट जाता है। फिर लिखना इसमें कि एक एल्किल समूह है H+ आयनों के साथ क्रिया करके प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण कर देते हैं, प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण कर देते हैं। देखो पहले स्टेप में, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास जाएंगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन दे देगा और किसका निर्माण कर देगा? इसके साथ बंध बना लेगा। और बताओ यहाँ पर क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। इसे हम कहते हैं प्रोटोनित एल्कोहल। प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण हो गया। अब इसके बाद में स्टेप नंबर 2 में लिखो, प्रथम पद में प्राप्त प्रोटोनित एल्कोहल दूसरे एल्किल एल्कोहल के साथ क्रिया करता है
दूसरे एल्किल एल्कोहल के साथ क्रिया करता है एवं उत्पाद का निर्माण कर देता है। देखो सामने देखो, बताओ इसके पास कमी है तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, किससे करेगा, आगे वाले एल्किल समूह के OH। देखो इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, इसको दे देते हैं और इसके साथ क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। देखो कैसे बंध बनेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगी, वृद्धि, और ये तुरंत में क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। देखो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा, पहले तो ये देखो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, किससे, निकटवर्ती कार्बन परमाणु, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन परमाणु को। तो बताओ ये तो क्या निकल जाएगा, जल काणु बाहर निकल जाएगा, जल काणु बाहर निकल जाएगा। देखो बनेगा क्या, CH3 CH2, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, इसकी कमी को कौन पूरा करता है, निकटवर्ती कार्बन परमाणु। भाई ये कंडीशन देखते हैं आप, आपकी समझ में नहीं आ रही, देखो आप कि भाई ये क्या करता है, पहले कमी है, कमी को पूरा कौन करता है, निकटवर्ती कार्बन परमाणु। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा तो बताओ बाहर तो निकल जाएगा जल का अणु, क्या निकल जाएगा, जल का अणु। बताओ इस कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है या नहीं, तो इस कमी को कौन पूरा करता है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जैसे ही बाहर निकल गया जल का अणु तो ये क्या कर लेगा, मैं एक में बता रहा हूँ, यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ बंध बनाएगा, ये बंध बनाएगा O। बताओ इसके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ पर 2 है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन मैंने नीचे लिख दिया, और ये बंध है, इसका मतलब यहाँ पर जोड़ दिया CH2 और CH3। इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया, प्रोटोनित ईथर का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, प्रोटोनित ईथर का निर्माण हो गया। अब देखो क्या होगा, तीसरे स्टेप में लिखो, तीसरे स्टेप में यह होगा कि ये प्रोटोनित ईथर देखो इसके पास इलेक्ट्रॉनों क्या है, कमी है, उस कमी को कौन पूरा करता है, हाइड्रोजन परमाणु। भाई कमजोरी पूरा करेगा हाइड्रोजन परमाणु, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा और आप बाहर निकल जाएगा। देखो क्या बन गया, CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस H+ आयनों के रूप में बाहर निकल गया। ये H+ आयन किसके साथ क्रिया करता है, वापस HSO4 के साथ क्रिया कर लेता है और H2SO4 के रूप में वापस बन जाता है। और देखो निर्माण किसका हो गया, ईथर का। किसका निर्माण हो गया, ईथर का। तो आप स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 लिख लो। अब दोस्तों ये उतार ली तो आगे वाली रिएक्शन करते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब आगे वाली लिखो, विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसमें लिखो, जब सोडियम एल्कोक्साइड पर, सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब होता है ये एल्कोक्साइड, देखो एल्कोहल है, एल्कोहल से हमने क्या बनाया, H+ आयन त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाया, आपको याद हो तो, इसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। मैं यदि इस पर यदि सोडियम जोड़ देता हूँ तो इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड, यदि पोटेशियम जोड़ देता हूँ तो पोटेशियम एल्कोक्साइड। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ सोडियम एल्कोक्साइड। देखो जब सोडियम एल्कोक्साइड पर, सोडियम एल्कोक्साइड पर एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, चलो ले लेते हैं ब्रोमाइड। सोडियम एल्कोक्साइड पर एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया करवाते हैं तो देखो आप ये जानते हैं, देखो सामने देखो, इसमें हमेशा CX बंद पर क्रिया देखते हैं तो इस पर तो क्या आता है माइनस और इस पर क्या आता है प्लस। देखो जुड़ता कैसे है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। O पर क्या जुड़ेगा, R जुड़ेगा। देखो ROR और बाहर क्या निकल गया, NaBr, NaBr। अब हमेशा याद रखनी है कि एल्कोक्साइड कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री
होना चाहिए। 1 डिग्री होगा तो ही किसका निर्माण होगा, ईथर का निर्माण होगा, नहीं किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किन का। तो आपने लिखा होगा कि जब सोडियम एल्कोक्साइड पर एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया करवाते हैं ईथर का निर्माण होता है। यदि मैं यहां पर लेता हूं सोडियम एथोक्साइड, देखो यहां पर 1 डिग्री है, ऑक्साइड से एक कार्बन जुड़ा, एक कार्बन एक अन्य जुड़ा हुआ, 1 डिग्री है। पर हम क्या कर लेते हैं, चलो मेथिल ब्रोमाइड लेते हैं। यदि सम्मित बनाना है एथिल ले लेते हैं, असम्मित बनाना है तो मेथिल ले लेते हैं। यदि मेथोक्सी एथेन बनाना है तो हमने क्या ले लिया, मेथिल ले लिया। तो बताओ इसकी जैसी कंडीशन होगी तो आप कर सकते हैं, इस पर क्या होगा माइनस, इस पर क्या होगा सॉरी, इस पर क्या होगा प्लस और इस पर क्या होगा माइनस। बताओ जोड़ देंगे क्या होगा, CH3 CH2O, यहाँ पर आ गए CH3 और बाहर क्या निकल गया, सोडियम ब्रोमाइड। क्या निकल गया, सोडियम ब्रोमाइड। उतार लो। उतार लिया आपने। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको ये समझना है कि इस पर एल्किल ब्रोमाइड पर, एल्किल हैलाइड पर देखो वहाँ पर आपने S1 और SN2 अभिक्रिया देखी, वैसे ही इस पर यह कंडीशन होगी कि यहाँ पर जो सोडियम एथोक्साइड है वो एल्किल ब्रोमाइड पर SN2 अभिक्रिया की तरह आक्रमण करता है। ये एल्कोक्साइड है वो एल्किल ब्रोमाइड पर SN2 अभिक्रिया की तरह आक्रमण करता है। देखो SN2 अभिक्रिया में आक्रमण कैसे किया, पीछे से आक्रमण किया। कहाँ से आक्रमण किया, पीछे से। तो ये आक्रमण कहाँ से करता है, पीछे से आक्रमण करता है। ये उतार ली तो नीचे नोट लगाकर लिखो, नोट लगाकर लिखो लिखो एल्किल हैलाइड पर, एल्किल चलो मेथिल ब्रोमाइड पर, ऐसे लिखो मेथिल ब्रोमाइड पर एथोक्साइड आयन SN2 अभिक्रिया की तरह आक्रमण करते हैं, SN2 अभिक्रिया की तरह आक्रमण करते हैं। नोट में 2 नंबर लगाकर लिखो, यदि एल्किल हैलाइड पर, एल्किल हैलाइड पर 2 डिग्री या 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड क्रिया करता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोक्साइड क्रिया करता है, तो ईथर का निर्माण न होकर एल्किन का निर्माण होता है, एल्किन का निर्माण होता है। अब देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये देखो ये जो एल्कोक्साइड आयन है, ये एल्कोक्साइड जिस कार्बन जुड़ाता हुआ कार्बन एक अन्य से जुड़ा हुआ है, यदि मैं 2 अन्य से जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, 2 डिग्री एल्कोक्साइड। यदि मैं 3 से जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है, 3 डिग्री एल्कोक्साइड। यदि ये भाग लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किन। तो उतारो आप। दोस्तों ये समझ में आया होगा विलियमसन ईथर संश्लेषण और निर्जलीकरण की अभिक्रिया। तो ईथर की विरंजन की अभिक्रिया कंप्लीट होती है और आगे की वीडियो में हम देखेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। और उसके बाद में एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और उसके बाद में ये एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स, धन्यवाद।